नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 10 में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना। अंतिम चरण में क्रोएशिया की यात्रा को पीएम ने बताया ऐतिहासिक, कहा मित्रता और व्यापक सहयोग का नया अध्याय शुरू। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय नागरिकों की ईरान से भारत वापसी। आर्मेनिया के येरेवन से विशेष उड़ान से आए 110 भारतीय छात्र। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह हवाई अड्डे पर रहे मौजूद। अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है ईरान। नेतन्याहू ने कहा, ईरानी परमाणु और मिसाइल खतरों को खत्म करके रहेगा इजरायल। पूरे मध्य भारत में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। गुजरात के अधिकांश हिस्सों में बीते 24 घंटे से भारी बारिश लगातार जारी। राज्य के 11 बांध हाई अलर्ट पर, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। और गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब की 5 विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव। 23 जून को आएंगे नतीजे। राज्यसभा की 8 सीट के लिए भी आज वोटिंग। आइए सभी समाचारों को जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी सफल यात्रा पूरी करने के बाद स्वदेश रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी ने अपनी विदेश यात्रा के अंतिम चरण में क्रोएशिया का दौरा किया, जहां दोनों देश के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में भारत और क्रोएशिया के बीच कृषि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे 4 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री अपनी इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान गर्मजोशी से किए गए स्वागत के लिए क्रोएशिया की जनता और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि क्रोएशिया की जनता और सरकार के प्रति आभार, जिन्होंने इस यात्रा के दौरान गर्मजोशी से स्वागत किया। ये वास्तव में एक ऐतिहासिक यात्रा रही। ये यात्रा हमारी मित्रता और व्यापक सहयोग की साझा यात्रा में एक नया अध्याय शुरू करती है। प्रधानमंत्री की यूरोप के अहम देश क्रोएशिया की यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर मील का पत्थर साबित हुई। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री ने इस यात्रा को लेकर सहयोग और विकास की नई उम्मीद जताई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सतत विकास के लिए विजन की सराहना भी की। क्रोएशिया में ये पहला मौका था जब भारत के प्रधानमंत्री ने इस यूरोपीय देश की यात्रा की। एयरपोर्ट पर खुद क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविच अगवानी करने पहुंचे। उसके बाद सेंट मार्क स्क्वायर स्थित बेंसी ज्योरी में औपचारिक स्वागत हुआ। जागरेब की इस ऐतिहासिक और मनमोहक धरती पर जिस उत्साह, आत्मीयता और स्नेह से मेरा स्वागत हुआ है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और क्रोएशिया सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। द्विपक्षीय संबंधों का ये नया अध्याय है। इस मौके पर दोनों ही देशों ने कृषि, साइंस एंड टेक, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में कुल 4 समझौते किए। वहीं सेमीकंडक्टर, स्पेस, मोबिलिटी सहित कई ऐसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावना भी जताई। हमने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और विश्वसनीय सप्लाई चेन तैयार करने के लिए कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। हम फार्मा, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों में सहयोग को बढ़ावा देंगे। शिप बिल्डिंग और साइबर सिक्योरिटी में
सहयोग बढ़ाया जाएगा। हमने अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और सेंटर्स के बीच ज्वाइंट रिसर्च और कोलैबोरेशन पर बल दिया है। भारत अपने स्पेस अनुभव को क्रोएशिया के साथ साझा करेगा। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के आपसी संबंधों को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से मजबूत बताया। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते का पूर्ण समर्थन जताया और आतंकवाद के जंग में भारत का साथ देने की बात कही। dogodio u Indiji i na koji je Indija reagirala i općenito ocijenili volatilnom ukupnu globalnu situaciju. Stoga je važno da svi akteri, naročito oni najutjecajniji na globalnoj razini, daju svoj doprinos miru, poštivanju međunarodnog prava i deeskalaciji sukoba diljem svijeta. Posebno smo razumjeli poruku indijskog premijera o borbi protiv terorizma, koju je Indija vidi kao jednu od osnovnih opasnosti za globalnu. जागरेब स्थित होमलैंड स्मारक पर जाकर प्रधानमंत्री ने क्रोएशिया के उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने 1991 से 1995 के बीच आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। प्रधानमंत्री ने जागरेब के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और व्यावसायिक केंद्र सिटी सेंटर का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये शहर की संस्कृति को समझने का बेहतर अवसर रहा। आपके शहर की संस्कृति, जीवन शैली और यहाँ के लोगों की गर्मजोशी का सुंदर अनुभव हुआ। यहाँ मुझे एक अपनेपन का एहसास हुआ है। क्रोएशिया के राष्ट्रपति ज़ोरान मिलानोविक से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात कर साझा मूल्यों और हितों पर चर्चा की। जागरेब से शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण पैदा हुए संकट की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सिंधु चला रही है। इस अभियान के तहत बड़ी संख्या में ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालकर दिल्ली लाया गया। जम्मू और कश्मीर के 90 छात्रों सहित 110 भारतीयों का पहला जत्था सुरक्षित रूप से नई दिल्ली पहुंच गया है। छात्रों ने ईरान और आर्मेनिया में भारतीय मिशनों की कड़ी निगरानी में आर्मेनियाई राजधानी येरेवन तक एक चुनौतीपूर्ण सड़क यात्रा की। 18 जून को सभी छात्र बचाव अभियान के तहत इंडिगो की फ्लाइट 6E9487 में सवार हुए। ईरान से दिल्ली से आए छात्रों ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। भारत सरकार ने इस सफल निकासी प्रक्रिया के लिए ईरान और आर्मेनिया की सरकारों का आभार व्यक्त किया है। भारत में विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में एक 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित किया है और तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन के जरिए ईरान में रह रहे भारतीयों से संपर्क बनाए रखने की अपील भी की है। एक 110 भारतीय नागरिकों को ईरान से निकाला गया। मेरे साथ कुछ नागरिक यहाँ पे हैं जो आज आए हैं। हमें खुद भी नहीं यकीन था कि ऐसा कुछ होने वाला होगा, क्योंकि हम ऑल ऑफ अ सडन वी गॉट अ मैसेज दैट यू विल बी रिलोकेटेड टुमारो। हमें पहले रिलोकेट किया गया टू द आर्मेनिया एंड फ्रॉम देयर विद इन जस्ट 24 आवर्स वी वर इवैक्यूएटेड टू इंडिया एंड इट फेल्ट like immensely grateful. We are very humbled and very grateful to the government. बहुत रेस्पेक्ट किया हमें झंडे की वजह से, एवं कि हमें एस्कॉर्ट किया गया था। पुलिस ने बराबर सिटी तक फ्रॉम बॉर्डर टू द सिटी बहुत अच्छा लगा। एवं कि एम्बेसी ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत इंतजाम रखे थे हमारे लिए, ना ही कोई मुश्किल हुई थी ना कुछ। और हम बहुत ही शुक्रिया करते हैं इंडियन गवर्नमेंट का और एम्बेसी का और इंडिया के लोगों का भी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करें कि ये थे भारतीय नेशनल्स जो ईरान से आए और बता रहे थे कि क्या उन पे आप बीती हुई दिक्कतें थी, लेकिन वो कामयाब रहे ईरान से आर्मेनिया और फिर आर्मेनिया से भारत में आने में। क्या पर्सन नवीन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ईरान से स्वदेश लौटे छात्रों से मिले और उनका हालचाल जाना।
हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं ईरान में, उनको सबको सेफली ले आने का हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम लोगों के पास और भी हमारे प्लेन्स तैयार हैं। आज भी ये एक प्लेन जा रहा है फिर से यहाँ तुर्कमेनिस्तान, वहाँ से अपने इंडियन नेशनल्स को लाने के लिए। और जैसे जैसे हमारे ये नंबर्स और रिक्वेस्ट आया करेंगी, हम यहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजा करेंगे। 110 हमारे लोग आ रहे हैं। आज दिन में भी और फ्री फ्लाइट आ रही है जिसमें हमारे मिशन के भी कुछ लोग आ रहे हैं। हम लोगों के पास करीब 350 से अधिक रिक्वेस्ट आ गई हैं और उसके लिए जैसे जैसे रिक्वेस्ट हम लोग की आती जाएंगी, हम लोग उनको इवैक्यूएट कर। और इस वक्त की एक बड़ी खबर से भी आपको रूबरू करा देते हैं जो शिक्षण संस्थानों से जुड़ी हुई है। जी हां, भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों का वैश्विक स्तर पर जबरदस्त प्रदर्शन सामने आया है। भारत के 54 संस्थानों ने विश्व मंच पर अपनी जगह बनाई है। ये एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें जो कि एक अच्छी खबर भारत के लिहाज से आ रही है। लगभग 50% भारतीय संस्थानों की रैंकिंग में सुधार देखने को मिला है। वहीं IIT दिल्ली ने इस साल सबसे बड़ी छलांग लगाई है। भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों ने क्वेस्ट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। IIT दिल्ली ग्लोबल रैंकिंग में 123वें स्थान पर पहुंचा। भारत के पिछले एक दशक में 390% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। शिक्षा के क्षेत्र के लिए एक बहुत अच्छी खबर, बड़ी खबर इस वक्त की भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों का वैश्विक रूप से जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है और भारत के 54 संस्थान ऐसे जिन्होंने विश्व मंच पर अपनी जगह बनाई है। इस साल 54 संस्थानों ने इस सूची में जगह बनाई, जबकि 2024 में 46 भारतीय संस्थान और 2024 में 45 संस्थान इस सूची में शामिल थे। तो एक अच्छी खबर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई सामने आई है और बधाई संदेश भी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आया है जिसमें 54वां स्थान हासिल हुआ है। भारत के शिक्षण संस्थानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि इस साल 54 संस्थानों ने इस सूची में जगह बनाई है, जबकि 2024 में 46 भारतीय संस्थान और 2024 में 45 संस्थान इस सूची में शामिल थे। तो उच्च शिक्षा संस्थानों का वैश्विक रूप से जबरदस्त प्रदर्शन लगातार सामने आया है। हम देख रहे हैं कि शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है और ये उसी का परिणाम है कि लगभग 50% भारतीय संस्थानों की रैंकिंग में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। छात्रों के लिए, शिक्षा क्षेत्र के लिए एक बहुत अच्छी, बहुत सकारात्मक खबर इस वक्त सामने आ रही है। IIT दिल्ली ने इस साल सबसे बड़ी छलांग लगाई है। 2014 की बात करें तो केवल 11 विश्वविद्यालयों की तुलना में 390% की वृद्धि भारत को G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला उच्च शिक्षा प्रणाली और रैंकिंग में चौथे सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बनाती है। तो एक बड़ी खबर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई, शिक्षा के उन बड़े संस्थानों से जुड़ी हुई खबर जहां भारत के 54 संस्थानों ने विश्व मंच पर अपनी जगह बनाई है। 1, 2, 10 नहीं बल्कि 54 संस्थान ऐसे जिन्होंने विश्व मंच पर अपना स्थान हासिल किया है। और इसके साथ ही न्यूज़ 18 में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए बात करते हैं नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर और उसी से जुड़ी हुई खबरों की। तो
तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना देश भर में बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करती है। सड़क विक्रेताओं के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा के अंतर्गत देश भर में लाभार्थियों की संख्या 68,10,667 पर पहुंच गई है। कैसे हो रही है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये योजना वरदान साबित, कई कहानियों का जायजा लेते हुए बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। ये है कुलदीप सिंह। दिल्ली के प्रीत विहार के नजदीक सड़क के किनारे ये पिछले कई सालों से चाय बनाने का काम कर रहे हैं। कोरोना में लॉकडाउन के बाद इनके सामने रोजगार का संकट गहरा गया, लेकिन उसी दौरान पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना, जो सड़क विक्रेताओं के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराती है, इनके लिए वरदान साबित हुई। इन्हें इस योजना से पहले 10, फिर 20 और बाद में 50,000 का लोन मिला और आज ये अपने बच्चों का पालन पोषण कर पा रहे हैं। अगर ये योजना नहीं होती तो इनका बच्चों को पालना मुश्किल हो जाता। लॉकडाउन हुआ था, उसमें अप्लाई करा था, 10,000 रुपये वहाँ से तब मिले थे, क्योंकि जो कर्जा नहीं लिया था वो कर्जा फिर वहाँ से वापस चुकाया। उसके बाद 20 मिला था, उसके बाद 50,000 रुपये अब मिले। ये योजना नहीं होती तो आप लोगों को कितनी मुश्किल हो जाती? मुसीबत हो जाती। अगर हमें लोन नहीं मिलता हम अपने बच्चों को कैसे पालते? घर का खर्चा नहीं चलता, फिर कर्जा और बढ़ जाता। प्रधानमंत्री से हम धन्यवाद कहेंगे, हम अपने पूरी पट्टी दोबारा लगाना शुरू हो गए। दिल्ली के पूर्वी गुरु अंगद नगर के पास कड़ी चावल की इस रेहड़ी को लगाने वाले विक्की भी इस योजना का लाभ उठा चुके हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं। इनका मानना है कि इस योजना की वजह से लॉकडाउन के बाद रोजगार शुरू करने का इन्हें अवसर मिला और 10, 20 और 50,000 रुपए तक का लोन मिलने की वजह से ये अपने परिवार का पालन कर पा रहे हैं और अन्य लोगों को स्वादिष्ट भोजन भी परोस रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने स्ट्रीट वेंडर के लिए कुछ सोचा। उनसे पहले कितनी भी सरकारें थी, उन्होंने कभी कुछ नहीं सोचा था। इस स्वनिधि के ये जो हमारा कार्ड है, इससे हमें लोन मिला। लॉकडाउन के बाद हमें रोजगार चालू करने का नया अवसर मिला, क्योंकि लॉकडाउन में हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो इससे हमें लोन मिला 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, ताकि हम अपने काम को, कारोबार को आगे बढ़ा सकें। तो हमें बहुत लाभ मिला है और कई स्ट्रीट वेंडर को लाभ मिला है दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर लाखों लोगों को बहुत फायदा मिला। इनकी ही तरह अमृतलाल चौरसिया को इस योजना का लाभ मिला, तो वहीं मोहम्मद याकूब भी 10,000 का लोन लेकर अपना फिर से काम शुरू कर सके। पकोड़े तलने वाले राजवीर का कहना है कि योजना उस रेहड़ी की वजह से वो अपना घर परिवार चला पा रहे हैं। कोरोना टाइम में थोड़ा दिक्कत थी, तो हम लोग पता चला नसवी द्वारा, तो गए उनसे फार्म भरे, तो उन्होंने बैंक से लोन दिलाया 10,000 का। हम लोग लोन लिए, उससे काम चल रहा बढ़िया, तब से कोई दिक्कत नहीं है। पीएम साहब को क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि हम गरीबों को जो है मौका दिए। नहीं तो हम लोग को पता ही नहीं था कि मतलब कहाँ, नासिक वाले ने हमें रास्ता दिखाया और हम वहाँ तक पहुँच गए और हमारा बहुत बढ़िया से काम हो रहा है। जब भी पैसे की जरूरत हो लोन ले लेते हैं, काम बढ़ते रहे तो लोन टाइम से भरते रहते हैं। बहुत बढ़िया काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री ऐसे होना चाहिए हर देश में। लोन मिला है जी। कितना फायदा मिला? 10,000 रुपये लोन। अगर लोन नहीं मिलता तो कितनी दिक्कतें होती है आपको? हाँ, परेशानी दिक्कत हो जाती है, थोड़ा खर्चा चलाया, उससे जो है कुछ लगाया अपना काम करने में, कुछ पैसा जो है लोन दे के। स्वनिधि योजना है, प्रधानमंत्री जी ने शुरू की हुई है। हाँ जी। क्या कहेंगे उनके लिए? धन्यवाद। लोन मिला है, कुछ कारोबार थोड़ा बढ़ा है, उससे जो है फायदा मिला था। हमने मतलब को लोन वो कराया था और मिला था, हमने रेहड़ी लगाई थी और अपना घर परिवार पाल रहे हैं। रेहड़ी की वजह से क्या फायदा मिला आपको? रेहड़ी की वजह से अपना घर परिवार चला रहे हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को कोविड-19 महामारी में बुरी तरह प्रभावित हो चुके उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना उद्देश्य पर नजर डाले तो 1 वर्ष की अवधि के लिए बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना, समय पर इस ऋण का पुनर्भुगतान करने पर 20,000 रुपए ऋण की दूसरी और 50,000 रुपए ऋण की किश्त की सुविधा प्रदान करना, प्रतिवर्ष 7% की दर से ब्याज सब्सिडी के माध्यम से नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना और प्रतिवर्ष 1,200 रुपए तक का कैशबैक के माध्यम से डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करना शामिल है।
पीएम स्वनिधि योजना के तहत शुरुआत में 10,000 रुपए तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने की शुरुआत की गई थी। बाद में 9 अप्रैल 2021 से अधिक ऋण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 20,000 रुपए तक का दूसरा ऋण और 1 जून 2022 से 50,000 रुपए तक का तीसरा ऋण दिया जाने लगा। अगर वर्तमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो लाभार्थियों की संख्या 68,10,667 हो चुकी है। इसमें स्वीकृत राशि 14,236 करोड़ रुपए है, जबकि वितरित राशि 13,789 करोड़ 21 लाख हो चुकी है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक अच्छी पहल कही जा सकती है, क्योंकि ये इन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ साथ इनके जीवन को भी बेहतर बना रही है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं राज्यसभा की 8 सीटों के लिए आज वोटिंग होगी। इन 8 सीटों में असम से 2 और तमिलनाडु से 6 सीटें हैं। असम की 2 सीटों से बीजेपी के राज्यसभा सांसद बीरेंद्र प्रसाद वैश्य और मिशन रंजन दास का कार्यकाल 14 जून को समाप्त हो चुका है। इसी तरह तमिलनाडु से राज्यसभा सदस्य अंबुमणि रामदास, एन चंद्रशेखरन, एम षणमुगम, पी विल्सन, एम मोहम्मद अब्दुल्ला और वाइको समेत तमिलनाडु से राज्यसभा के 6 सदस्यों का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। मतदान के बाद वोटों की गिनती भी आज ही शाम को होगी। 23 जून से पहले ये चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बात मौसम की करते हैं। मौसम विभाग ने पूरे मध्य भारत में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं खास तौर पर झारखंड के लिए अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में लगातार नए सिस्टम एक्टिव होने की वजह से मॉनसून पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों की ओर लगातार बढ़ रहा है। इससे इन इलाकों में अच्छी बारिश की उम्मीद भी की जा रही है। वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। फिलहाल ये दौर थमने वाला नहीं है। कर्नाटक और केरल में भी जोरदार बारिश का दौर जारी है। वहीं वर्तमान में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर राजस्थान और उससे सटे हुए इलाकों पर बना हुआ है। दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों में इस सप्ताह अंत तेज बारिश का अलर्ट है। वहीं अगर बात की जाए पूर्वोत्तर की, तो पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना बताई गई है। अगले 24 घंटों के दौरान ये मानसून उत्तर अरब सागर और गुजरात के शेष भागों, राजस्थान के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और छत्तीसगढ़ और बिहार के शेष भागों तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। और योग समय और सीमाओं से परे जाकर एक ऐसी जीवन शैली बन चुका है जो स्वास्थ्य और एकता का प्रतीक है। तो आइए योग की आध्यात्मिक जड़ों से लेकर इसके वैश्विक उत्सव बनने तक की अद्भुत यात्रा को डीडी न्यूज की अंतरा सिन्हा की इस रिपोर्ट के साथ जानते हैं। जैसे ही सूरज पहाड़ों के ऊपर उगता है, लाखों लोग योग के साथ अपना दिन शुरू करते हैं। एक ऐसा अभ्यास जिसकी जड़ें भारत में 5000 साल पहले की आध्यात्मिक साधना में है। योग मन, शरीर और आत्मा के मेल का नाम है। प्राचीन ग्रंथों जैसे पतंजलि के योग सूत्रों ने इसकी नींव रखी, जहां ध्यान और शारीरिक मुद्राओं पर जोर दिया गया। 19वीं और 20वीं सदी के प्रारंभ में स्वामी विवेकानंद जैसे अग्रदूतों ने योग को पश्चिमी दुनिया में प्रस्तुत किया, जहां इसके संतुलन और आंतरिक शांति के दर्शन शास्त्र ने लोगों को मोहित कर दिया। 21वीं सदी में आते आते योग ने वैश्विक रूप से जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। इसकी अनुकूलता ने इसे सबके लिए सुलभ बना दिया। हठ योग से लेकर विन्यास योग तक इसके शारीरिक लाभ जैसे तनाव में कमी और लचीलापन ने करोड़ों लोगों को आकर्षित किया। 2025 तक दुनिया भर में 30 करोड़ से अधिक लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं और हर प्रमुख शहर में योग स्टूडियो मौजूद हैं। सोशल मीडिया और मशहूर हस्तियों द्वारा समर्थन ने इसकी लोकप्रियता को और बढ़ाया, जबकि वैज्ञानिक शोधों ने इसके मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस के लाभों को प्रमाणित किया है। 2014 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा।
जिसे संयुक्त राष्ट्र ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। तब से हर साल 21 जून को न्यूयॉर्क से लेकर नायरोबी तक लाखों लोग योग की एकजुटता की शक्ति का उत्सव मनाते हैं। समूह योग सत्र और वर्चुअल कक्षाओं जैसे आयोजनों के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि ये प्राचीन अभ्यास आज के तेज तर्रार जीवन में शांति और स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। भारत में जन्मा यह योग अब दुनिया भर के घरों और दिलों तक पहुंच चुका है। शांत स्टूडियो से लेकर भीड़-भाड़ वाले शहर के पार्कों तक योग की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। सदियों से योग हमारे शरीर, मन और आत्मा के लिए एक अमूल्य अभ्यास रहा है। फिर चाहे आप इसे समूह में करें या अकेले, करोड़ों लोग अब इसे अपनी जिंदगी में अपना चुके हैं। योग की लोकप्रियता बहुत बढ़ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसी योग का एक उत्सव है। शारीरिक और मानसिक शांति के लिए ये एक कारगर उपाय है। तो आप भी आइए, इस उत्सव का हिस्सा बनिए। डीडी न्यूज़ के लिए दिल्ली से मैं अंतरा सिन्हा, कैमरा पर्सन मोंटी के साथ। और सिकल सेल रोग के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इससे पीड़ित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। असहनीय दर्द, सांस लेने में दिक्कत जैसे दूसरे लक्षण भरी बीमारी न सिर्फ घुट-घुट कर जीने पर मजबूर करती हैं, बल्कि परिवारें भी बिखर जाती हैं। सिकल सेल रोग न केवल शारीरिक पीड़ा देता है, बल्कि मरीज और परिवार की आर्थिक और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ऐसे में आरबीसी की कमी देखने को मिलती है, जिससे शरीर के अंगों को ठीक तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। समय रहते इलाज न कराने पर यह घातक भी हो सकती है। इसलिए लोगों के बीच इस अनुवांशिक बीमारी सिकल सेल एनीमिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करने वाली यह बीमारी भारत में जनजातीय आबादी को असमान रूप से प्रभावित करती है। इस बीमारी का असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं, बल्कि परिवार की आर्थिक और मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। जीवन का हर एक पल असहनीय पीड़ा को सहते हुए एक जंग की तरह होता है। विश्व सिकल सेल दिवस हमें याद दिलाता है कि सिर्फ इलाज काफी नहीं, बल्कि समझ और सहानुभूति भी जरूरी है। भारत में विश्व स्तर पर सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या घनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनजातीय आबादी कुल जनसंख्या का 8.6% है। देश में सिकल सेल रोग की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया था। मिशन का उद्देश्य सभी सिकल सेल रोगियों को किफायती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करना, सिकल सेल रोग के प्रसार को कम करना और 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।